Hi guys, मैं बबलेश कुमार, लेक्चरर ऑफ केमिस्ट्री। हमारे YouTube चैनल एसबी सक्सेस पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं 12th क्लास के लिए केमिस्ट्री। दोस्तों, केमिस्ट्री मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले अकार्बनिक रसायन, सेकंड पार्ट कार्बनिक रसायन, थर्ड पार्ट भौतिक रसायन। अब हम सबसे पहले कार्बनिक रसायन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले कार्बनिक रसायन क्या होती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं कि कार्बनिक रसायन किसे कहा जाता है या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं। तो सीधी सी बात है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? कार्बनिक रसायन कहलाती है। क्या हुआ कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। कार्बनिक रसायन कहलाती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस परिभाषा के अंदर कार्बनिक यौगिक शब्द आया है। कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहा जाता है? सबसे पहले कार्बनिक यौगिकों के बारे में जानते हैं। कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन व हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन व हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। इसके अंदर 2 शब्द है, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। नाम से अर्थ निकल रहा है कि हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये तो ही बेसिक चीजें। इसके बाद में कार्बनिक यौगिक सबसे पहले खोज किसने की, इसके बारे में जानते हैं।
सबसे पहले वैज्ञानिक बर्जलियस आया। उन्होंने बताया कि कार्बनिक यौगिकों की खोज लगभग 200 साल पहले की थी। उन्होंने एक सिद्धांत दिया, जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत इसको बोलते हैं वाइटल पावर थ्योरी। वाइटल पावर थ्योरी किस वैज्ञानिक ने दी? बर्जलियस ने। बर्जलियस यह सिद्धांत क्या कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार कार्बनिक यौगिकों का निर्माण सजीवों के द्वारा होता है। सजीव, जंतु और पादप होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार कार्बनिक यौगिकों का निर्माण सजीव जैसे जंतु या पादप, सजीवों के द्वारा होता है। अर्थात प्रयोगशाला में इनका निर्माण नहीं किया जा सकता। अर्थात प्रयोगशाला में इनका निर्माण नहीं किया जा सकता। ये वैज्ञानिक बर्जलियस के अनुसार है। इस सिद्धांत के अनुसार कार्बनिक यौगिकों का निर्माण सजीवों के द्वारा होता है, यानी प्रयोगशाला में इनका निर्माण नहीं किया जा सकता। ये तो किसने बताया? बर्जलियस ने। इसके बाद में अगला वैज्ञानिक आया वोहलर। वोहलर ने कहा कि इनका निर्माण प्रयोगशाला में भी किया जा सकता है, यानी कार्बनिक यौगिकों का निर्माण प्रयोगशाला में संभव है। और इन्होंने पहला कार्बनिक यौगिक अकार्बनिक यौगिकों से कार्बनिक यौगिकों का निर्माण सबसे पहले किया। उसका नाम है यूरिया। इसका अणुसूत्र होता है NH2CONH2। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, इसके बारे में पूछा जाता है कि अकार्बनिक यौगिकों से सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किसने किया? वोहलर ने किया। और कौन सा यौगिक था? यूरिया था। और इसका अणुसूत्र क्या होता है? NH2CONH2। इसका IUPAC नाम भी पूछते हैं। क्या होता है? NH2CONH2। इसमें दो क्रियात्मक समूह है, एक तो एमीन क्रियात्मक समूह है, एक क्या है? एमाइड क्रियात्मक समूह। इसमें अपन जब पढ़ते हैं क्रियात्मक समूह तो ये वरीयता की सारणी आती है। इसमें जो जितना ऊपर क्रियात्मक समूह होता है उसको वरीय क्रियात्मक समूह माना जाता है, जो नीचे आता है उसको जूनियर क्रियात्मक समूह माना जाता है। जो मुख्य क्रियात्मक समूह होता है उसका अनुलग्न लगाते हैं, और जो जूनियर क्रियात्मक समूह होता है वो होता है उसका पूर्वलग्न लगाते हैं। इसका IUPAC नाम हो जाएगा। इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह एमाइड रहेगा, और इसका जूनियर क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी रहेगा वो एमीन रहेगा। तो इसमें एक कार्बन की श्रृंखला है। एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथ। और एक कार्बन की हमेशा एल्केन होती है, तो एल्केन का अनुलग्न क्या होता है? एन, मेथेन। और एमाइड का अनुलग्न क्या लगाते हैं? एमाइड लगाते हैं। तो क्या देगा? मेथेन एमाइड। और ये एमीन है, एमीन का क्या लगेगा? पूर्वलग्न। एमीन का पूर्वलग्न क्या होता है? एमिनो होता है। एमिनो मेथेन एमाइड। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि यूरिया का IUPAC नाम क्या होता है? एमिनो मेथेन एमाइड होता है। इसके बाद में कुछ बेसिक चीजें और हैं।
इसके बाद हम पढ़ते हैं कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक निरूपण, यानी कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका संरचनात्मक निरूपण, यानी उनकी संरचना किस आधार पर बनाई जाती है। कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक निरूपण। तीन तरीके से इनकी संरचना बनाई जा सकती है। सबसे पहले पढ़ते हैं पूर्ण संरचनात्मक सूत्र, दूसरा आता है संगनित संरचनात्मक सूत्र, तीसरा आता है आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र। केमिस्ट्री के अंदर संरचनात्मक निरूपण के अंदर तीन ही संरचनाएं बनाई जाती है। एक तो होता है पूर्ण संरचनात्मक सूत्र, दूसरा होता है संगनित संरचनात्मक सूत्र, तीसरा होता है आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र। ये क्या होते हैं इनके बारे में जानते हैं। पहला है पूर्ण संरचनात्मक सूत्र, इसके बारे में जानते हैं। पूर्ण संरचनात्मक सूत्र के अंदर जैसे कार्बन है, कार्बन के अंदर एक अद्वितीय गुण पाया जाता है, उसका नाम है संरेखलन, केटेनेशन बोलते हैं। यानी कार्बन के अंदर श्रृंखला बनाने का गुण पाया जाता है, उसे बोलते हैं संरेखलन। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे पेंटेन, आप सभी जानते हैं ये क्या होती है, एल्केन होती है। कितने कार्बन की है, 5 कार्बन की है। और अनुलग्न क्या लगा, 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट, और इसका अनुलग्न एल्केन है तो इसका अनुलग्न क्या होता है, एन होता है। क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। अब पेंटेन के अंदर 5 कार्बन है, पूर्ण संरचनात्मक सूत्र, यानी पूरा संरचना सूत्र बनेगा। इसके अंदर कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। अब इसमें अनुलग्न एन लगा है, इसलिए क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड आएगा, और जो वैलेंसी फ्री है उनकी जगह क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। इस कार्बन की एक बंद इधर बना हुआ है, कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 3 जुड़ेंगे, क्योंकि कार्बन की संयोजकता क्या होती है, 4 होती है। कैसे आती है कार्बन की, कार्बन कितने नंबर पे आता है, परमाणु संख्या कितनी होती है इसकी, 6 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 2p2 होता है। अब इसका संयोजी कोष कौन सा है, दूसरा है, दूसरा संयोजी कोष है। एक में तो क्या है, एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। पी कोष में कितने कक्षक होते हैं, 3 होते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ये इसको थोड़ी सी ऊर्जा देते हैं तो ये अयुग्मित हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन कहां पे आ जाएगा, यहाँ पे। यानी संयोजकता क्या होती है, संयोजी कक्षा में जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो उसकी संयोजकता होती है, उस परमाणु की वो संयोजकता। अब कार्बन की संयोजकता कितनी हुई, 1 2 3 और 4, यानी कितने बंध बनाएगा कार्बन, 4 बंध बनाएगा। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, 3 हाइड्रोजन। ये कार्बन है, इस कार्बन ने एक इधर बंध बना रखा है, एक ही इधर बंध बना रखा है। कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, एक ऊपर जुड़ जाएगा, एक नीचे जुड़ जाएगा। इसी तरीके से इसमें जुड़ जाएगा, इसी तरीके से इसमें जुड़ जाएगा। इस कार्बन में क्या है, एक बंध बनाया है, कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। ये क्या हो गया, पूर्ण संरचनात्मक सूत्र, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसके बाद में दूसरा फॉर्मूला आता है संगनित संरचनात्मक सूत्र। संगनित संरचनात्मक सूत्र, संगनित के अंदर होता है कि जितने भी ये कार्बन कार्बन के मध्य ये कार्बन कार्बन होती है वो क्या होती है, अधातु होती है। अधातु के
अंदर कौन सा बंध पाया जाता है? सहसंयोजक बंध पाया जाता है। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा भी होगा कि अधातु के मध्य क्या बनता है? सहसंयोजक बंध बनता है। और धातु और अधातु के मध्य जो बंध बनता है वो बनता है आयनिक बॉन्ड। और धातु धातु के मध्य जो बंध बनता है वो क्या होता है? धात्विक बंध। अब संगणित संरचनात्मक सूत्र, संगणित का मतलब होता है संगणन करना। ये पेंटेन है, ये एग्जांपल ले लेते हैं पूर्ण संरचनात्मक सूत्र वाला। पेंटेन को संगणित संरचना के रूप में लिखना अपन को, कहने का मतलब इसको संगणित करना अपन को। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब पेंटेन है, इसमें तो सहसंयोजक बंध को दर्शाते हैं, इसमें संगणित के अंदर सहसंयोजक बंधों को नहीं दर्शाते। तो इसकी संरचना क्या हो जाएगी? CH3 और ये क्या है? CH2, ये क्या है? CH2 और ये भी CH2। कितनी बार आ रहा है समान समूह? 3 बार आ रहा है। 3 बार आ रहा है तो क्या लिखते हैं? CH2 बंध दर्शाते नहीं, कितनी बार आया? समान 3, तो पदांश के रूप में लिखते हैं इसको। और ये क्या बच गया? CH3। ये क्या बन गया? संगणित संरचनात्मक सूत्र। संगणित संरचनात्मक सूत्र के अंदर क्या नहीं लगाते? सहसंयोजक बंधों को नहीं दर्शाते, सहसंयोजक बंधों को नहीं दर्शाते। सहसंयोजक बंधों को नहीं दर्शाते। और जितने भी समान समूह होते हैं उनको एक जगह लेकर उनकी संख्या दर्शा देते हैं। जैसे CH2 है, CH2 कितनी बार आया? 3 बार आया बीच में, तो 3 बार CH2 को कोष्ठक के बाहर 3 लगा के लिख दिया। इसके अलावा तीसरा सूत्र आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यानी इसमें ओनली बंध को दर्शाया जाता है, इसमें कार्बन को नहीं दर्शाता। यानी बंध की जो श्रृंखला होती है उसको टेढ़ी मेढ़ी श्रृंखला जिग जैग लाइन के रूप में दर्शाया जाता है। जिस तरीके से अपन ने एग्जाम्पल पेंटेन पढ़ा है, तीनों में पेंटेन एग्जाम्पल ही लिया है। पेंटेन के अंदर कितने कार्बन होंगे? 5 कार्बन। 5 को लाइन के द्वारा दर्शाते हैं इस तरीके से जिग जैग लाइन, 1 2 3 4 और 5। यानी कहने का मतलब जितने जहां पे क्रॉस लगे हैं वो क्या हो जाएगी? कार्बन माना जाता है। 1 2 3 4 और 5। और जो कॉर्नर वाले समूह है वो क्या होते हैं? वो होते हैं CH3 मेथिल समूह को प्रदर्शित करते हैं। मेथिल समूह को प्रदर्शित करते हैं, हैं। पूरी केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये 3 ही सूत्र चलते हैं। कई बार क्या होता है कि आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र होता है, ये दे देते हैं और आईपीएससी नाम पूछ लेते हैं। तो सीधी सी बात है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? पेंट बोलते हैं। और जो कार्बन कार्बन के अंदर कौन सा बॉन्ड है? सिंगल। 1 लाइन है तो सिंगल बॉन्ड, 2 लाइन है तो डबल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड का अनुलग्न क्या होता है? एल्केन। एल्केन का अनुलग्न क्या होता है? एन होता है। क्या हो जाएगा? पेंटेन। अब इसके बाद में पढ़ते हैं, ये तो होगी खुली श्रृंखला वाले संरचनात्मक सूत्र। धन्यवाद। ठीक है।